बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 131 मुलाहिज़ा फरमाएं। थानेदारी की वर्दी में कितना खुद मुख्तार, मेरी जेब में भी 2500 की रकम मौजूद थी और यह भी उसी थानेदार की कमाई थी जिसकी वर्दी मैंने जेब तन कर रखी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि वर्दी और ये रकम कब तक मेरा साथ देंगी। अभी कुछ वाज़ेह नहीं था कि गामेशाह के आदमी ट्रक लेकर कहाँ जाएंगे। अपना माल किसी माल गाड़ी में बुक कराएंगे या सीधा कराची ले जाएंगे। मैंने मोहसिन से कराची जाने की बात तो कर दी, मगर कराची जाना आसान नहीं था। यह भी मुश्किल था कि मैं कराची ना जाऊं। करीम भाई और प्यार अली से मिलकर बहुत कुछ मालूम हो सकता था। यह ज़रूरी था कि मैं मोहसिन को वापस भेज दूं, तो यह भी ज़रूरी था कि मैं रहमत कबाड़ी को कराची पहुंचने से कबल ही गिरफ्तार कर लूं। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं ट्रक को रास्ते में गायब कर दूं। रहमत कबाड़ी, छोटू और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लूं और ट्रक को ऐसे तबाह करूं कि इसका सुराग ना मिले। गिरफ्तारी के बाद छोटू ट्रक ड्राइवर को रिहा कर दिया जाए ताकि वो वापस जाके गामे को इस वारदात की खबर दे सके। इल्ज़ाम फिर करीम भाई पर आएगा। उसने पहले ड्रामा किया था कि गोदाम पर छापा पड़ गया और एक्साइज वाले माल ले गए, मगर उसका झूठ खुल गया था। अब गामेशाह को शक होगा कि ट्रक उसके आदमी ले गए। ये रिपोर्ट भी दिलावरी को करनी पड़ेगी कि ट्रक मीर वजीर एंड कंपनी का था जिसमें जरिए आलात के पुर्जे थे। वो मुझ पर शक करेगा, मगर गामेशाह उसे बता देगा कि कराची में करीम भाई गड़बड़ कर रहा है और ये उसने दूसरा हाथ मारा है। कच्चे रास्ते पर दूर से हेडलाइट्स नमूदार हुई तो मैंने बोनट बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। कार में फ्यूल मीटर की सुई आधे से ज्यादा टैंक फुल बता रही थी, जिसका मतलब था कि मैं 100 मील तक ट्रक का ताकुब कर सकता हूँ। ट्रक के पीछे कोई जीप ना थी, जो मजीद हौसला अफजा बात थी। करीब आने पर मैंने ट्रक को पहचान लिया। ट्रक ने कराची जाने वाली सड़क पर सफर शुरू किया तो मैं 100 गज के फासले से उसके पीछे रहा। एक मोड़ पर ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मैंने ट्रक में से कोई चीज उड़कर झाड़ियों में गिरती देखी। मोहसिन ने छोटू को इस तरह और ऐसी जगह फेंका था कि उसे कम से कम चोट आए। मैंने कार रोक के देखा और वो उठने की कोशिश कर रहा था और बहुत वावेला मचा रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कार रोक के पूछा। क्यों शोर कर रहे हो? अजी मर गया मैं थानेदार साहब, मुझे ट्रक में से फेंक दिया गया, वो जा रहा है ट्रक। उसने फरियाद करते हुए कहा। किसने फेंक दिया तुझे? मैंने कहा। और वो ट्रक किसका था? उसके पास दोनों सवालों का जवाब नहीं था, चुनाचे वो चिल्लाया, आप पहले उसे पकड़े, वो निकल जाएगा। अच्छा, मैंने उसकी तसल्ली के लिए कहा। तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? इस जगह खड़े रहो, मैं पकड़ता हूँ उसे। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई और 10 मिनट में ट्रक को जा लिया। मोहसिन ने क्रेट के पीछे से सर निकाल के हाथ हिलाया। मैंने जवाब में 2 उंगलियों से वी बनाया और फिर मुट्ठी बंद करके अंगूठा दिखाया, जिसका मतलब था कि ऑल ओके। अब मैं मुंतजिर था कि कहीं ट्रैफिक कम हो तो ट्रक को रोक लूं। अचानक एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई। मैंने मोहसिन को इशारा किया कि उतर आए। वो पलक झपकने में सड़क पर कूद गया और कार में आ बैठा। वो अपने कारनामे पर बहुत खुश था। बड़े मूड में कान पर हाथ रख के हाँक लगा रहा था। बहुत लाइट वेट था। मोहसिन खान ने कहा, ट्रक का शोर इतना था कि उसे मेरे निकलने की खबर भी नहीं हुई। चोट तो नहीं आई उसे? नहीं, मैं उसे वहीं रोक आया हूँ, किसी और से अब कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा। 3 मील बाद मुझे मौका मिला और मैंने कार आगे निकालने का फैसला कर लिया और रफ्तार बढ़ा दी। मैं इनसे बात करता हूँ, मैंने कहा। तू एक बक्स उतार के कहीं सड़क के किनारे रख देना। मेरा ख्याल है कि पहले ड्राइवर उतरेगा और मुझे अलग ले जाकर मामला तय करेगा। उसे फौरन कार में डालना है, मैं दूसरे से निमट लूंगा। मैंने कार आगे निकाल के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और उसका रास्ता रोकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल ट्रक के सामने आ गया और ट्रक ड्राइवर रफ्तार कम करके रुकने पर मजबूर हो गया। मैं इत्मीनान से नीचे उतर आया। क्या बात है थानेदार साहब? ड्राइवर ने सलाम करके खुशामदाना लहजे में कहा। कोई गलती हुई हमसे माई बाप? वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये नया इंस्पेक्टर कहाँ से आया। इस रास्ते पर वो सबको जानते होंगे और सबको उनका हिस्सा पहुंचा देते होंगे, चुनाचे उनके लिए खतरे की कोई बात ही ना थी। नीचे उतर गवर्नर की औलाद, मैंने कहा। कागजात दिखा। वो कागजात लेकर नीचे उतर आया। कागजात बिल्कुल ठीक थे। क्या ले जा रहे हो? मैंने पीछे नजर डालकर कहा। वही जो हमेशा ले जाते हैं माई बाप। वो गोल मोल अल्फाज में बोला। क्या ले जाती हो हमेशा? अपनी माँ का सर, मैंने गर्ज कर कहा। यह स्पेशल चेकिंग है, खुद एसपी साहब निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के एक ट्रक पेशावर से आ रहा है। तोबा तोबा, ड्राइवर ने दोनों कानों को छू कर कहा। अल्लाह माफ करे ऐसे धंधे से, हम तो जनाबे आली पुर्जे ले जाते हैं। ट्रैक्टर के चावल और कपास छिड़ने की मशीनों के कंपनी जरिए आलात बनाती है। मैंने रिवाल्वर निकाल दिया। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, क्रेट खोलो। उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप मालिक से बात कर लें जनाबे आली, हम तो नौकर हैं। वो पलटा ही था कि मैंने उसके सर पर रिवाल्वर का बट मारा और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा लिया। वो थोड़ा सा तड़पा और साकत हो गया। मैंने उसे वहीं डाल दिया और फिर आगे आ गया। तुम मालिक हो इसके? मैंने कहा। मुझे तलाशी लेनी है।
ड्राइवर कहता है तुमसे बात करूं। मैंने स्पेशल चेकिंग वाली बात फिर दोहराई। रहमत कबाड़ी 40 साल का जरूर होगा, लेकिन उसकी सेहत काबिले रिस्क थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। उसी वक्त मैंने मोहसिन को कार से उतर के ट्रक की दूसरी साइड से पीछे जाते देखा। इसमें क्या है, तलाशी के लिए थानेदार जी, रहमत ने मालिकाना रौनक से कहा। है या नहीं, मैंने कहा मैं खुद देख लूंगा। लेकिन एसपी कौन है? वो बेनियाजी से बोला। प्राचा साहब, एसपी एंटी करप्शन AR मुगल। मैंने कहा बहुत सख्त आदमी है। सख्त तो सब ही होते हैं बादशाहो, नरम कर लेंगे खम। उसने जेब में हाथ डाला। अपने हाथ ऊपर रखो, मैंने सख्त लहजे में हुक्म दिया, लेकिन वो इतनी देर में एक पैकेट निकाल चुका था। इधर आ जाएं सर जी, वो बोला। सड़क पर खड़े होके क्या बात करनी, आपस का मामला है। वो मुझे सड़क से जरा दूर ले गया, जहां 2 दरख्तों की ओट में खम किसी सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ी की रोशनी में नहीं आते थे। 100 में रूट परमिट मिल जाएगा जनाब, वो मानी खेज अंदाज में दांत निकाल के बोला। उसकी मुराद 100 के नोटों से थी। माल क्या है? मैंने 10,000 की गड्डी पर निगाह डाले बगैर कहा, लेकिन लहजा बदल दिया। माल नु छड्डो परा जी, गल मुकाओ, वो बोला। अभी कोई और ना आ जाए हिस्सेदार, हम तो दोनों के भले की बात करते हैं। ऐसे मुश्किल है। पेशावर से पूरा ट्रक रवाना होने की इतला मिली थी और मुखबर ने खुद एसपी साहब को बताया था। फेरा कितने का है? मैंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। हम अब दुश्मनों की तरह नहीं, पार्टनर की तरह बात कर रहे थे, राजदारी के साथ और बेखौफो खतर। चंगा जी, ये लो अब मत बोलना। उसने दूसरी गड्डी बरामद की, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था। अगर मैं उसकी तरफ से मोहतात ना होता तो यकीनन मारा जाता। मेरे रिवॉल्वर जेब में रखने के बाद उसने समझा था कि अब फरीके सानी निहत्ता है और उसका काम आसानी से तमाम किया जा सकता है। नोटों की दूसरी गड्डी के साथ ही उसने दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसने कुछ गैर मामूली जल्दी की या घबराहट में इस तरह दूसरा हाथ जेब में डाला कि मैं चौकन्ना हो गया, वरना वो मुझे गड्डियां थमाने के बाद भी इत्मीनान से रिवॉल्वर निकाल सकता था। शायद उसे डर था कि देर से काम खराब ना हो जाए और कोई गाड़ी ना आ जाए। गाड़ियां तो मुसलसल गुजर रही थी, लेकिन शक किसी को नहीं हुआ था कि मामला गड़बड़ है। एक कार और एक माल बरदार ट्रक साथ साथ खड़े थे, तो ये कोई गैर मामूली बात ना थी। मुमकिन है एक गाड़ी खराब हो और दूसरा उसकी मदद कर रहा हो। दोनों आपस में छू गए हों और अब लड़ झगड़ के अपने अपने मामला तय कर रहे हों। मोहसिन अपने काम से फारिग हो चुका था। फायर उसने बड़ी उजलत में किया, लेकिन मैं उससे कबल ही हरकत में आ चुका था। ऐर उस वक्त जब उसकी दूसरी जेब से रिवॉल्वर निकला था, मैंने बड़ी फुर्ती से घुटना उसके हाथ पर मारा और गोली आसमान की तरफ निकल गई। रिवॉल्वर साइलेंसर वाला था, चुनाचे उसकी आवाज करीब से गुजरने वाली एक बस में किसी ने नहीं सुनी और उसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की और मैंने उसे लात मार के उछाल दिया। वो मुंह के बल गिरा और फिर उठा, लेकिन मेरे अगले वार ने उसे खामोश कर दिया। वो बेसुध होकर गिर गया। मैंने रिवॉल्वर और 20,000 रुपए जेब में डाले और उसे घसीट कर ले गया। वो कहाँ है? मैंने कहा। क्रेट डिक्की में और मेहमान पीछे। मोहसिन ने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। इनको कहाँ रखना है? अभी तो यहीं रखते हैं, मैंने कहा। रहमत कबाड़ी को उठा के अंदर फेंका और मोहसिन के साथ बैठ गया। यहाँ से निकल है, बहुत सी गाड़ियां गुजर रही हैं, मालूम नहीं किसने क्या देखा और आगे पुलिस को बता दिया हो। मोहसिन ने कार स्टार्ट कर दी। 3 मील आगे जाने के बाद मुझे एक कच्चा रास्ता नजर आया जो घने दरख्तों के बीच में से किसी कस्बे या गांव की तरफ जा रहा था। मैंने मोहसिन को गाड़ी मोड़ने को कहा। कच्चे रास्ते पर उतरते वक्त मैंने आगे पीछे देखा। उस वक्त दोनों तरफ सड़क खाली पड़ी थी। मोहसिन ने कार को फिर मोड़ा और दरख्तों के घने झुंड के पीछे रोक दिया। डिक्की में कोई रस्सी है? मैंने कहा। इस कार में तो नहीं थी, ट्रक में थी, मोहसिन ने कहा। मैंने जरूरत के ख्याल से उठा ली थी। गलती से तू कभी कभी अक्लमंद होने का सबूत दे देता है, मैंने कहा। अब पहले तो इन दोनों को बांधना है और इनके मुंह बंद करने हैं। रिश्वत कितनी मिली? मोहसिन ने रस्सी निकालते हुए कहा। 20,000। मैंने जेब पर हाथ मार के कहा। अगर कुछ और मिले तो रख लेना, सब माल अपना है। हाँ, कमाई तो मीर वजीर एंड कंपनी के नाम पर ही हो रही है, मोहसिन ने कहा। हम दोनों ने मिलकर रहमत कबाड़ी और छोटू को एक साथ मिला के यूं बांध दिया कि वो तू मनशुद बन तू शुदी की तफसीर बन गए। उनके मुंह में रुमाल ठूंस कर मैंने पर्दा चादर डाल दी जो ड्राइवर के कंधे पर थी। अब तू वापस कसरे जमशेद जा, मैंने कहा। मुझे रास्ते में ट्रक के करीब उतार देना। तू ट्रक लेकर कहाँ जाएगा? मोहसिन बोला। इसे रहने दे, वही मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, मैंने कहा, इस ट्रक का नामो निशान मिटाकर। मोहसिन ने गाड़ी को वापस सड़क पर ला के लाहौर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। मुझे ट्रक के पास उतार के और एहतियात की ताकीद करके वो सीधा निकल गया। मैंने ट्रक ड्राइवर की जगह संभाली। चाबियां वहीं लटकी हुई थी जहां ड्राइवर ने उन्हें छोड़ा था। मैं ट्रक को लेकर चलता गया। तकरीबन 15 मील चलने के बाद मुझे खुश्क बरसाती नाला नजर आया जिसका पुल बहुत ऊंचा था। मैंने जगह देखकर ट्रक को नीचे उतारा और ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों पर एहतियात से चलाता हुआ पुल के नीचे ले गया। ट्रक की सीट के नीचे एक डब्बा मोबाइल ऑयल का था, उसे मैंने आगे ही छिड़क दिया।
पीछे स्पेयर व्हील के दरमियान 5 गैलन पेट्रोल का जेरी कैन रखा था, जो मैंने उसी वक्त देख लिया जब ट्रक इहाते में खड़ा था। घास फूस जमा करने के लिए मुझे कुछ दूर जाना पड़ा, लेकिन बिलाखिर मैं हर टायर के नीचे और पेट्रोल टैंक के नीचे खासी मिकदार में खुश घास और टहनियां जमा करने में कामयाब हो गया। बात सिर्फ आग पकड़ने की थी, उसके बाद टायर खुद ही चलने लगते। ट्रक का ढांचा लकड़ी का था, अंदर लकड़ी के क्रेट थे, आगे रैगजीन की सीटों पर मोबाइल ऑयल पड़ा हुआ था और पेट्रोल टैंक खुद एक पेट्रोल बम था। मैंने 5 गैलन पेट्रोल 5 जगह मसावी मिकदार में छिड़का, लाइटर से चारों टायरों के नीचे आग दिखाई और भाग खड़ा हुआ। आग एकदम भड़की थी और मेरे सड़क पर पहुंचने तक नीचे आला और रोशन हो गया था। एक मुसाफिर बस से छुपने के लिए मैं दरख्त के तने के पीछे खड़ा हो गया। मुसाफिर बस जंगल में मंगल देख कर रुक गई थी, फिर मुखालिफ सम से आने वाली बस वहीं आ रुकी। देखते ही देखते पुल पर कई गाड़ियां ठहर गई, फिर मैं इत्मीनान से निकला और हुजूम में शामिल हो गया। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ, मैंने गर्ज कर कहा। सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। वो देखें जनाब, एक शख्स ने कहा, नीचे कहीं आग लगी है तो तुम यहाँ खड़े रहकर उसे बुझा लोगे? मैंने उसके एक थप्पड़ रसीद किया। फूंक मार के बुझाओगे? ओए हिम्मत है तो नीचे जाओ, जाके फोन करो कोई फायर ब्रिगेड को। बाकी लोग सहम गए। यहाँ फोन किधर है? किस पेड़ पर? एक फैशनेबल नौजवान ने मुज़ीका खेज लहजे में कहा। दोनों बस वालों ने मुसाफिरों से बैठने को कहा और खैरियत इसी में समझी के रवाना हो जाएं। स्मार्ट बॉय, मैंने अंग्रेजी में कहा। वेरी फनी। अगर फोन यहाँ नहीं है तो क्या आगे किसी पेट्रोल पंप या किसी पुलिस स्टेशन पर भी नहीं होगा? स्मार्ट बॉय फौरन अपनी कार में बैठ गया। मैंने उसे रोक लिया। 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, खुद फोन कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरी बीवी है। उसने एहतजाज किया। मुंह बंद रखो, मैं पीछे बैठूंगा और बक बक करोगे तो दोनों को उतार दूंगा, मैंने कहा। स्मार्ट बॉय खून के घूंट पीकर खामोश हो गया। कोट लकबा से आगे मैंने एक पेट्रोल पंप के सामने उसे रुकने के लिए कहा। थैंक यू वेरी मच, मैंने कहा। आपको जहमत हुई खातून, इसके लिए माजरत। स्मार्ट बॉय ने मुझे घूर कर देखा। उसकी बीवी ने मुस्कुरा के कहा, यू आर वेलकम। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था और रहमत कबाड़ी को गिरफ्तार करने के अलावा शिकारियों के नए ठिकाने देख आया था। मुझे नई शिकारियों के नाम मालूम हो गए और उनको लाखों का नुकसान पहुंचाने का भी मौका मिल गया था। मैं कुछ देर पैदल चलता रहा, फिर मैंने लाहौर जाने वाली एक वैगन को रोका। कोई सीट है भाई लाहौर तक? मैंने कहा। क्यों नहीं जनाबे आली, कंडक्टर ने कहा और अगली सीट के मुसाफिरों को उठा दिया। चलो भाई, जनाना सीट खाली करो। किधर है जनाना सवारी? एक शख्स ने एहतजाज करते हुए कहा। मैं बिल्कुल बेनियाजी से खड़ा रहा। मियाँ, तुमको हमने चढ़ते वक्त ही बता दिया था कि जरूरत पड़ने पर यह सीट खाली करनी पड़ेगी। ड्राइवर ने नागवारी से कहा। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लोग बड़बड़ाते उतरे पीछे चले गए और मैं पूरी थानेदाराना शान के साथ अगली सीट पर बराजमान होकर पब्लिक की बातें सुनता रहा जो वो पुलिस के बारे में कर रहे थे। जनाना सवारी, पुलिस जनाना सवारी होती है, सब बदमाशी है जी। खुद पुलिस ये करेगी तो किसी और से क्या गिला? ला कानूनियत है सब। ये कौम सिर्फ बातें कर सकती है, कानूनी कार्रवाई की हिम्मत नहीं रखती। लाहौर आते ही मैं वैगन से उतर गया। उस वक्त किसी रिक्शा या टैक्सी का मिलना मुश्किल था, चुनांचे मुझे रेलवे स्टेशन तक मार्च करना पड़ा। एक रिक्शा को बेगार में पकड़ के सामानाबाद पहुंचा। रिक्शा को मैंने कसरे जमशेद से बहुत पहले रोक लिया और उस पर तरस खाते हुए पूरा 50 का नोट बख्श दिया। मेरे पास खुले थे ही नहीं। रिक्शे वाले ने सलाम करके रख लिया। बाद में उसने भी गाली दी होगी मुझे कि मेरे पास कौन सा हलाल का माल था कि मुझे 10 की 50 देते हुए दुख होता, और अपनी खुशकिस्मती का ये वाकया मुतअद्दद बार सुनाया होगा। आखिरी मोड़ काटते हुए मेरे कदम रुक गए। कसरे जमशेद से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। उसकी पुरानी लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां धड़ाधड़ जल रहे थे। सड़क पर खासे लोग जमा थे। दूर होने के बावजूद वो कसरे जमशेद को एक मलबे का ढेर बना देने वाली आग की हिद्दत को महसूस कर रहे थे। अंदर सिर्फ एक फायर ब्रिगेड था, जिसमें से पुरानी वर्दियों वाले फायरमैन उतर के पाइप हाथ में पकड़े इधर से उधर दौड़कर अपने होने का मुजाहरा कर रहे थे, क्योंकि पब्लिक के सामने उनको कुछ न कुछ बहरहाल करना था। आमतौर पर काहिल और बेकार बैठे रहने वाले फायरमैन अमलन ऐसी संगीन आतिशजनी की वारदात से बहुत कम दो चार होते थे। अमलन तो वो किसी दुकान या घर की राख में दहकने वाली चिंगारियों पर पानी छिड़क कर लौट आते थे, या किसी अहमकाना शरारत पर शर्मिंदा व मुश्तइल होकर जो उन्हें बेवजह दौड़ाता था। इस वक्त उनकी परेशानी का सबब पानी की नायाबी था। इतने वसी व अरीज कसरे जमशेद की आग बुझाने के लिए झील दरकार थी, जबकि अंदर एक हैंड पंप के सिवा कुछ भी न था और उसमें सिर्फ गिलास भर भर के पानी फेंका जा सकता था। हवा में टायर जलने की बू थी। मेरी नजर मोहसिन को तलाश ना कर सकी, लेकिन उसने मुझे देख लिया। उसकी कोर्टियाना न जाने कहाँ थी। सिकंदर, उसे मुझे दूर से आवाज दी और मैंने पलट कर देखा तो वो एक दरख्त की शाखों पर जमीन से तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पर बराजमान था। यहाँ आ जाओ वरना कोई देख लेगा, यहाँ से सब साफ नजर आता है।
दरख्त का तना ऊपर 10 फुट तक सीधा गया था, फिर एक से ज्यादा शाखों में तकसीम हो गया था, मगर सबसे बड़ी शाख की मोटाई 1 फुट के करीब थी और वो बाकी दरख्त से अलग होकर यूं ऊपर जा रही थी जैसे मुसलसल तरक्की को जाहिर करने वाले ग्राफ की लकीर ऊपर जाती है। उसके करीब एक गलेल नुमा हिस्से में तशरीफ रखने के बाद मैंने मोहसिन से सिगरेट ली और सामने का पूरा मंजिर देखा। फायर ब्रिगेड वालों की एक और खस्ता हाल टीम घंटियां बजाती आ पहुंची, लेकिन इसका कोई फायदा ना था। घर में क्या था कि तरागम इसे गारत कर था। मोहसिन खान, मैंने कहा, इस खंडर में आग पकड़ने की कौन सी चीज थी? खिड़कियां दरवाजे तक तो ले जाने वाले ले जा चुके थे, एक चीज थी जो आप छोड़ गए थे। मोहसिन खान ने कमाले इत्मीनान से फरमाया, मिस्टर रांझा को। हाँ, अब कौन बताएगा कि खंडर में आग किसने लगाई? मैंने अफसुर्दगी से कहा। और कौन जल गया? तूने किसी को आते जाते देखा? दिलावर एंड कंपनी के किसी बंदे को? मोहसिन ने नफी में सर हिलाया। जब मैं पहुंचा तो यही अफरा तफरी का आलम था। किसी को मालूम नहीं था कि कौन आया और कौन गया। फायर ब्रिगेड को भी शायद किसी ने पास पड़ोस से फोन किया होगा उस वक्त जब रांझा को आग लगाने वाले अपना काम करके निकल गए होंगे। मैंने कहा, ट्रक का क्या हुआ? मोहसिन ने कहा, आग लगा दी तूने उसे या कहीं गर्क कर दिया? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुझे कैसे मालूम हुआ? तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। वो हंसा। चौधरी दिलावर को भी ये खुशखबरी सुना देता। अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा, और ये तमाशा तो बेमकसद चल रहा है। नुकसान किसी का भी नहीं हुआ सिवाय रांझे के। वो अपनी जान से गया और उसकी बेटी यतीम हुई। हम कुछ नहीं कह सकते, मोहसिन बोला। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि खुदा रांझा के गुनाहों को माफ करे। मैंने कहा, और उसकी बेटी सलामती के साथ रुखसत होके अपने घर जाए। दुनिया में बहुत लोग हैं मोहसिन जिनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, दवा नहीं। हम दोनों एक साथ नीचे उतरे और वापस चल पड़े। मोहसिन ने कार को 100 गज पीछे आते की दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया, यूं कि कोई देखे तो समझे कि आया होगा किसी का मेहमान। इस मुख्तसर से फासले को तय करते हुए मैंने मोहसिन को बता दिया कि मैंने ट्रक को किस तरह ठिकाने लगाया था। गोया चौधरी साहब को अब तक की इतला मिल चुकी होगी। मोहसिन ने कहा, छोटू बच गया था? छोटू बच गया था। उसने गामे शाह या गामे माची को बता दिया होगा, कहीं से फोन करके या किसी तरह वापस पहुंच के। मैंने कहा, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी वो राह में हो या गामा माची सोच रहा हो कि दिलावर को इस नुकसान अजीम की इतला कैसे दे और अपने 2 काबिल एतमाद कारिंदों की गुमशुदगी का इल्जाम किस पर आयद करे, कराची के सेठ करीम या हम पर। पहले तो ये देखना है कि उस क्रेट में क्या है जो हमने ट्रक से उतार लिया था। मैंने कहा, बंद क्रेट अभी पिछली सीट पर रखा हुआ था, उसे खोलना आसान काम ना था। चारों तरफ से उसके किनारों पर कीलें ठोक दी गई थी और तख्ते आधे इंच के करीब मोटे थे। इन पर दोनों तरफ से आधी इंच चौड़ी और चमकीली टीन की पट्टी मशीन से लपेट कर कस दी गई थी। इसे काटे बगैर नहीं खोला जा सकता था और हमारे पास इसके लिए जरूरी आलात ना थे। कार की डिक्की में सिर्फ बुनियादी जरूरत का सामान था, स्पेयर व्हील, जैक और व्हील स्पेयर। इसमें अगर एक मामूली सा प्लायर भी होता तो हमारा काम चल जाता। मुझे शक है। मैंने कहा, शक ही नहीं, यकीन है कि इसमें मुनशियात होंगी। अब कहीं इसे खोलने का सामान मिले तो पता चले कि आप किस हद तक दुरुस्त फरमाते हैं। मोहसिन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, रांझा तो मर गया लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ बता गया था। मैंने कहा, ना बताता तब भी कौन सा जिंदा रहता। हम अपने 3 नए किरदारों से मुतारफ हो चुके हैं, गामा माची, कराची का सेठ करीम और एक्साइज का कोई आदमी प्यार अली। तू उन दोनों को क्यों भूल रहा है जो हमारे साथ हैं? मोहसिन बोला, उनको अगर ज्यादा देर इसी तरह रखा गया तब वो कुछ बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेंगे। इस वक्त उन्हें कहाँ ले जाएं? मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि कसरे जमशेद बहुत महफूज रहेगा। शिकारी शक तक नहीं करेंगे कि शिकार उन्हीं के साये में महफूज बैठा है। लेकिन अब मुझे अनजाने बिस्तर रांझा की एक बात याद आ रही है। उसने कहा था कि और भी बहुत से लोग आएंगे तुम्हारी खबर लेने। उस वक्त मैंने समझा था कि ये खोखली धमकी है, लेकिन आतिशजनी की इस वारदात ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ आते रहते हैं। मेरा ताकुब किसी ने नहीं किया था कि उन्हें कुछ मालूम होता। अगर ये बात होती तो मुझे इतनी मोहलत ना मिलती और वो फौरन आप पहुंचते। मैंने उस माली को भी यहाँ नहीं देखा था और ना उसके आसार मिले थे कि वहाँ कोई रिहाइश पजीर है। लेकिन अब मुझे यकीन नहीं कि मेरे अंदाजे सही थे। या तो वो वही माली बाद में आया होगा और अंदर एक नामानूस गाड़ी को देखकर खटक गया। मुमकिन है वो दबे पांव ऊपर भी आया हो और मेरी तफ्तीश देख गया हो। तेरा मतलब है वो माली भी उन्हीं का एजेंट होगा? हो सकता है, मोहसिन ने कहा। कोई बात अब बईद अज इम्कान नहीं रही। मैंने कहा, उनके पास एक गरीब आदमी की वफादारियां खरीदने का सबसे मौसर हथियार पैसा है। पैसा आज की दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता है। दीन, ईमान, शराफत, इंसानियत, ज़मीर, असूल। और वो लोग ऐसे हैं कि सब कुछ खरीदते हैं तो इस यकीन के साथ खरीदते हैं कि उन्होंने पैसा जाया नहीं किया। शायद वो बूढ़ा माली मुझे देख गया और उसने सब कुछ सुनकर दिलावर को मुतला कर दिया। मेरी किस्मत में इस जवाबी कार्रवाई में जल के राख नहीं हो सका।
दूसरा इम्कान ये है कि दिलावर एंड कंपनी इस उजड़े दियार को अपने नाजायज कारोबार के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसी गैराबाद जगह उनके कारोबारी नुक्ते नजर से इंतहाई महफूज हो सकती है, जिस पर किसी की निगाह तक ना जाए, और जाए तो किसी के दिल में ये ख्याल तक ना आए किसी खंडर में मट्टी से सोना बनाया जाता है। वो रात की खामोशी और वीरानी में यहाँ जमा होकर कुछ भी करें, बाल की तकसीम और तहसील का इंतजाम, मीटिंग या रकम की वसूली, ताम ये जगह उनका गोदाम या फैक्ट्री नहीं हो सकती। मोहसिन ने सोचते हुए कहा, हाँ, वरना वो इतनी जल्दी से आग ना लगाते। मैंने इत्तफाक किया, उन्हें माल या मशीनरी को शिफ्ट करने में कुछ वक्त लगता। मोहसिन, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, क्या ये आग कोई धोखा नहीं है? नहीं, आग बिल्कुल हकीकी थी। मोहसिन बोला, इसमें कोई कैमरा ट्रिक नहीं थी। अगर तू मुर्गी होता तो मैं तुझे रोस्ट कर लेता। मेरा भूख से बुरा हाल है, इसलिए तेरी अकल घास चरने चली गई है। मैंने कहा, मेरा मतलब कुछ और था। फर्ज कर जैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक खंडर में अपना हेड ऑफिस कायम कर रखा था, ऐसी राज अफशां होने का अंदेशा पैदा होते ही इन्होंने दुनिया की आंखों में एक मुट्ठी धूल और झोंक दी हो। आग लगा के इन्होंने दुश्मनों के यानी हमारे वसवसे मिटा दिए। हमारा मुकाबला किसी आम शिकारी से नहीं है। इन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो रांझा को गिरफ्तार होने की सजा दी ताकि दूसरों को इबरत हो और वो जान ले कि गलती दानिस्ता हो या ना दानिस्ता, बहर सूरत इसकी सजा मौत है। मेरी जान ने और रांझा से तफ्तीश के अलावा इस वैराने में क़याम फरमाने के इरादे उन्हें शक में डाल दिया होगा। मैं उल्लू तो नहीं हूँ कि वैरानों में रहूं। चश्मे बदूर, आप तो जहाँ भी रहें उल्लू ही रहेंगे। मोहसिन ने कहा, आप ड्राइविंग फरमा रहे हैं इसलिए जामपड़ उधार। मैंने कहा, चोर तो दिल के अंदर होता है मोहसिन खान शेरवानी, और आदमी हाथ फेरता है दाढ़ी पर के तिनका कहाँ है। दिलावर ने सोचा होगा कि ये सिकंदरी आदम ने कहाँ डेरा डाल दिया और क्यों। क्या उसने मालूम कर लिया कि ये जगह किस काम आती है और अपना जाल फैलाना चाहता है कि जो आए पकड़ा जाए। वो जानता है कि अंकल रिजवी से हम क्या काम ले सकते हैं और वो किसी ग्रोह के हेड क्वार्टर को खत्म करने के लिए खुद भी किस हद तक मैदाने अमल में कूद सकते हैं। चुनाचे अपने तीर से दूसरा शिकार उन्होंने हमारे अंदेशों को किया। आग लगा के इस ख्याल को गलत साबित कर दिया कि ये सुनसान खंडर किसी गलत किस्म के काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे जहन में सिर्फ यही ख्याल आएगा कि आग लगाने का मकसद रांझे को राख करना था, इसके सिवा कुछ नहीं, और बिलाशुबा हम यही समझे थे। क्या हम गलत समझे थे इसे? हाँ अजीजम, गौर फरमा आतिशजनी के तरीके पर। मैंने कहा, उन्होंने ऊपर नीचे हर कमरे में आग कैसे फैलाई? दीवारें तो आग पकड़ नहीं सकती। अंदर ना फर्श था, ना पर्दे, कालीन और ना खिड़की दरवाजे। फिर भी देखने से सासर यही मिलता है कि पूरा कसरे जमशेद आग की लपेट में है। मेरा ख्याल उन्होंने सब कमरों में खिड़कियों दरवाजों के पास घास फूस और लकड़ियां रखी, उन पर पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाला और घूम फिर कर खुद आग लगाई। तूने टायरों के जलने की बू महसूस की थी? वो भी इन्हों ही ने रखे होंगे। पुराने नाकारा टायर ज्यादा देर जलते हैं और बहुत धुआं देते हैं, और इस एहतमाम का मकसद हमें, मेरा मतलब है तुझे उल्लू बनाना कैसे हुआ? मोहसिन बोला, मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला बदस्तूर ज़ेरे ज़मीन चलता रहेगा। मैंने कहा, अंडरग्राउंड बिजनेस है और वो अमली तौर पर अंडरग्राउंड ही काम करते होंगे। ऊपर का खंडर रहे या ना रहे, उनका गोदाम, फैक्ट्री या हेड ऑफिस महफूज और दुनिया की नजर से अब भी हो जला है। पहले कोई इसे वैराना समझ के काबिले तसव्वुर नहीं समझता था, अब जलने के बाद इसकी ज़ाहिरी हालत पहले से ज्यादा तबाह नजर आएगी। तेरी नाकस अकल में ये काबिले रिश्क ख्याल कैसे आया? मोहसिन ने कहा, मुझे तो हसद हो रहा है। वादे हो कि पहले तय खाने बनाने का रवाज आम था। मैंने कहा, और कसरे जमशेद के नीचे भी कोई तय खाना हो तो ऐन मुमकिन है। इसकी वुसअत भी कसर कहलाने वाली इस इमारत के मुताबिक होगी। दिलावर एंड कंपनी के वसी कारोबार के लिए तो ऐसी कोई जगह जरूरत के ऐन मुताबिक है, शायद इससे बेहतर कोई जगह ही ना हो। राइट, मोहसिन ने ब्रेक लगा के कहा, लेकिन इस मरहले पर मैं तहरीके इल्तवा पेश करके मंजूर करता हूँ, और गाड़ी को एक होटल के सामने रोक लिया जहाँ से आखिरी गाहक रुखसत हो चुका था। चुनाचे पर ऑपरेटर आमदनी के अलावा बहुत से मसाइल पर गौर फरमा रहे थे कि कौन सी चीज बेची और क्यों बेची, ज्यादा पकाई गई थी तो क्यों और कम खाई गई थी तो क्यों। और जाहिर है अब इस बस खुर्दा को अगले दिन मुअज़्ज़ज़ गाहकों की खिदमत में पेश करने के लिए बचा कर रखने ही वाले थे कि हमने बचा कुचा बाल खरीद के उन्हें फिक्रमंदी से निजात दिलाई। 2 मील दूर जाकर मैंने और मोहसिन ने डिनर तनावल फरमाया और गिरदो पेश का जायजा लिया। हम मुल्तान रोड पर थे और आबादी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। जिस मकान की ओट में मोहसिन ने गाड़ी को रोका था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, और छत पड़ जाती तो मुकम्मल ही कहलाता, लेकिन आसार ये थे कि इसे नामुकम्मल पड़े हुए जमाना हो गया। मैं पहले गाड़ी की छत पर और उसके बाद दीवार पर चढ़ा। अंदर खाना वैरानी का डेरा था और बगैर पट के दरवाजे और खिड़कियों के खला से अंधेरा झांक रहा था। मैं आहिस्ता से अंदर लटक गया और हाथ छोड़ दिए। पैरों के जमीन से लगते ही मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अचानक अंदर से एक बारी बैठी हुई और ऊँगती हुई आवाज आई,
बदबख्त चोर कहीं और जा। मैं उछल पड़ा और फिर बेसाख्ता अंदर लपका।